अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी बेटा जी? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं प्लीज़ बताइए, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गुड, अच्छी बात है। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, 21 स्टूडेंट्स हो गए हैं। जल्दी-जल्दी से वापस आ जाइए, जॉइन कर लीजिए ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। मैं ठीक हूँ समर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें लेक्चर अपलोड कर लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, कुछ याद है किसी को? क्या पढ़ रहे थे हम? कहाँ तक पढ़ चुके हैं? क्या टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? किसी स्टूडेंट को याद है? एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है जी समर, गुड। उससे पहले क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल फिक्सेटर स्टार्ट किए थे, उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? ट्रैक्शन, जी ठीक है, ट्रैक्शन स्टार्ट किया था हमने, गुड अरूज। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाई थी मैंने। अगर किसी पेशेंट को ट्रंक स्पाई का, बॉडी स्पाई का कास्ट अप्लाई हुआ हो तो उसके लिए मैंने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ाई थी। कुछ पॉइंट्स किसी स्टूडेंट को याद है? को मुझे कोई स्पेसिफिक बुकिश बातें नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं। तो किसी भी स्टूडेंट को याद है नर्सिंग इंटरवेंशन एक ऐसे पेशेंट के लिए जिसको बॉडी स्पाई का कास्ट हमने अप्लाई की हो, तो आप बताइए ज़रा। किसी स्टूडेंट को याद है नर्सिंग मैनेजमेंट?
पोजीशनिंग ठीक है, समर ने एक पॉइंट बताया कि पोजीशनिंग का ख़्याल रखना है हमने। पोजीशनिंग क्या प्रॉपर तरीके से आप बताइए ना, क्या क्या पढ़ाया था मैंने पोजीशनिंग से रिलेटेड? पोजीशन क्या करनी है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, अगर चेंज करनी है तो कितने टाइम पे चेंज करनी है? किसी को कुछ याद नहीं है? और कोई नर्सिंग इंटरवेंशन याद नहीं है फॉर अ पेशेंट इन स्पाइका बॉडी कास्ट? माहम ने आंसर किया है कि 2 आवर्स के बाद पोजीशन चेंज करनी है। बाकी सारे स्टूडेंट्स सो रहे हैं क्या? 23 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास, और किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं है? नर्सिंग इंटरवेंशन के एक दो पॉइंट्स भी याद नहीं है किसी को? पेशेंट के अटेंडेंट को गाइड करना है, किस चीज़ से रिलेटेड गाइड करना है माहम? रोज ने आंसर किया है स्किन केयर और हाइजीन मेंटेन करनी है, ठीक है गुड। निम्रा, बेड सोर से प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज थी वो मैंने जो बताई थी? क्या नाम था उन एक्सरसाइजेस का? माहम पेशेंट के अटेंडेंट को किस चीज़ के बारे में गाइड करना है? अबाउट पोजीशंस, ओके। मेडिकेशन देनी है पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए, ठीक है अरोज। डिसयूज सिंड्रोम क्या था, कुछ याद है किसी को? और सब भूल गए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना, सब भूल गए? चलें जी ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें याद हैं, कुछ क्यों एक सेकंड, आवाज़ अब भी आवाज़ स्लो आ रही है निम्रा? बेटा अब बताएं, अब आवाज़ ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता रही थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर नहीं की, दैट इज़ न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। देखें, पेशेंट को कोई भी चीज़ आपने अप्लाई की है, आपने किसी भी किस्म का कास्ट अप्लाई किया है, किसी भी किस्म का जो है पेशेंट को आपने स्प्लिंट अप्लाई किया है, ब्रेसेस अप्लाई किए हैं, इसमें आपने पेशेंट को जो है न्यूरोवास्कुलर स्टेटस उसका चेक करना है, ठीक है जी। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी वेसल्स किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, नहीं हो रही, जो नर्व्स हैं वो वहाँ पे सप्लाई कर रही हैं प्रॉपर्ली या नहीं कर रही, ठीक है जी। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उन्हें याद रखा करें। अब आवाज़ ठीक है मेरी निम्रा बेटा? आपको आवाज़ स्लो आ रही थी, अब ठीक है? अच्छा, समर ने हमें आंसर किया है। समर बेटा, डिसयूज सिंड्रोम सिर्फ इंट्रामास्कुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, ये जो इंट्रामास्कुलर प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से ब्लड और जो नर्व्स होती हैं
वो कंप्रेस हो रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जो डिसयूज सिंड्रोम था वो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि डिसयूज सिंड्रोम जो है वो बेसिकली डिसयूज सिंड्रोम जो है आपका, उसमें साइकोलॉजिकल, ओके ठीक है, थैंक यू, आवाज़ ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों सिम्टम्स, दोनों मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड हैं। जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उसमें देखें, पेशेंट डिप्रेस्ड होता है, पेशेंट एंग्शियस होता है, तो उसमें हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है, उसे तमाम प्रोसीजर पहले से एक्सप्लेन करना होता है, इसकी वजह से आपका पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। और डिसयूज सिंड्रोम में जो फिजिकल चीज़ें थी, सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंट्रामास्कुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि बहुत सारी और मल्टीपल चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें मैंने आपको जीआई ट्रैक से रिलेटेड बताया था, आईलीएस के बारे में बताया था, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डिफरेंट टेंडन्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बन सकते हैं, हमारे जॉइंट्स इमोबिलाइज हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बेड रिडन होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मिल के डिसयूज सिंड्रोम बनाती हैं, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ कंपार्टमेंट सिंड्रोम को हम डिसयूज सिंड्रोम नहीं कहते। मैं आप लोगों से कहती भी हूँ, कोई क्वेरी होती है हर लेक्चर के एंड पे, मैं बार बार पूछती हूँ, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लें। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ें, एक बार भूल जाते हैं कोई बात पूछ लिया करें। अच्छा, हमने लास्ट जो टॉपिक शुरू किया था एक्सटर्नल फिक्सेटर के बारे में हमने पढ़ा था, और एक्सटर्नल फिक्सेटर की मैनेजमेंट भी पढ़ ली थी। उसके बाद ट्रैक्शन स्टार्ट किया था, ट्रैक्शन हमने स्टार्ट ही किया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि ट्रैक्शन में बेसिकली जो पुलिंग फोर्स होती है, यानी वेट उस पर अप्लाई करके पुलिंग फोर्स के थ्रू हम उसे जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें थी कि मसल स्पैज़म है उसको रिलीव करवाना है, और फ्रैक्चर्स हो गए किसी भी किस्म के, इमोबाइल करने के लिए, फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करने के लिए, अलाइन करने के लिए, डिफॉर्मिटीज़ रिड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। इन सारी चीज़ों के लिए ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है। और मैंने आपको ये बताया था कि ट्रैक्शन जो है वो 2 से 3 डायरेक्शंस में हम वेट को उसके साथ कनेक्ट करते हैं, वेट कनेक्ट करके 2 से 3 डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारा, ये फिज़िक्स की स्टडीज़ हैं, उसी तरह से रिजल्टेंट एक फ़ोर्स होती है जो हमारी उस स्पेसिफिक बोन के ऊपर या उस स्पेसिफिक जॉइंट या मसल के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, जिसको यानी हमने इमोबाइल करना है या अलाइन करना है, ठीक है जी। अच्छा, और ये भी आपको बताया था कि जो एक्सरे स्टडीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को हम साइड बाय साइड, साथ साथ चेक कर रहे होते हैं एक्सरे के थ्रू कि कोई रिजल्टेंट जो फोर्स है वो उसने एडजस्ट किया है या नहीं किया। अगर हमें उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो हम उसे री एडजस्ट कर लेते हैं उसके थ्रू। ये देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा था कि 2 या 3 हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ये देखें, एक आपको किस डायरेक्शन में ट्रैक्शन नज़र आ रही है और एक किस डायरेक्शन में ट्रैक्शन नज़र आ रही है, लेकिन ये 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैक्शंस हैं, लेकिन इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो देखें इस जॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही है। इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट लाइन ऑफ पुल किस जगह पे आएगा, ठीक है जी। ट्रैक्शन इज यूज्ड प्राइमरीली एज अ शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन until other modalities such as external और internal fixation are possible। जो ट्रैक्शंस होती हैं वो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई की जाती हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो ट्रैक्शंस होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद जब जो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम उसे अप्लाई करते हैं, जब तक हमारे पास दूसरी जो मोडालिटीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल ना हो जाएं, जिसमें आपके एक्सटर्नल फिक्सेटर्स भी हो सकते हैं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, आपको पिक्चर में भी मैंने दिखाया, और इंटरनल फिक्सेटर्स भी होते हैं जो उस बोन या जॉइंट के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है जी। जो भी पॉसिबल हो वो हमने अप्लाई करना होता है। These modalities reduce the risk of disuse syndrome and minimize the length of hospitalization, often allowing the patient to be cared for in the home setting। देखें, जब हम ये modalities यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि जब इस तरह के फिक्सेटर्स अप्लाई किए जाते हैं, सॉरी, इस तरह की ट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं, तो ऑब्वियसली इसमें तो जो बॉडी है वो इमोबाइल होती है, ठीक है ना जी। तो वहाँ पे बॉडी इमोबाइल है, एक चीज़ है जो आउटर ली पेशेंट को अप्लाई की गई है, आउटसाइड से अप्लाई की गई है, उसमें पेशेंट आपका इमोबाइल होता है। लेकिन जब हम फिक्सेटर्स लगा देते हैं, जैसे मैंने फिक्सेटर की पिक्चर के साथ आपको शो किया था, हम फिक्सेटर उसमें अप्लाई कर देते हैं, उसमें इंटरनल फिक्सेटर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फिक्सेटर भी हो सकते हैं। जो
इंटरनल फिक्सेटर लगाए जाते हैं वो तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर एक टाइम पीरियड होता है, अप्लाई करने के बाद हम पेशेंट को रेस्ट के लिए या इमोबाइल होने के लिए कहते हैं, और इवन एक्सटर्नल फिक्सेटर हो उसके लिए भी। लेकिन उन दोनों में ये हमारे पास आसानी हो जाती है, ये हम हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि हमारा पेशेंट जो है वो थोड़े से टाइम पीरियड के बाद वो मूव कर सकता है, उसका लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वो कम हो जाता है, हम उन्हें घर में पेशेंट को केयर कर सकते हैं, और यानी डिसूज सिंड्रोम से होने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो रिड्यूस हो जाती हैं। देखिए हॉस्पिटलाइजेशन एक तो है इमोबिलाइजेशन की वजह से जो जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसको हम पूरा का पूरा डिसूज सिंड्रोम कहते हैं, हम उससे भी अपने पेशेंट को प्रिवेंट कर लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा MRSA का, मेथिओनिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, समटाइम ऐसा होता है कि लॉन्ग स्टे होता है हॉस्पिटल में हमारा, मल्टीपल किस्म के जर्म्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा होता है पेशेंट का। एक तो उसकी अपनी ठीक है प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके अलावा उसके आसपास बहुत सारे पेशेंट हैं डिफरेंट डिजीज़ के साथ, डिफरेंट इन्फेक्शंस के साथ मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी पेशेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम होता है, और पेशेंट को मल्टीपल किस्म के जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी में एंटर होते हैं, मल्टीपल किस्म की प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को क्रिएट हो जाती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ से वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है हम पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर स्टे कम से कम रखें, ना सिर्फ डिस्यूज सिंड्रोम की वजह से बल्कि उसके अलावा डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसको रेजिस्टेंट ना हो जाए हमारा पेशेंट। ठीक है जी। चलें, प्रिंसिपल्स क्या हैं कुछ इफ़ेक्टिव ट्रैक्शन के लिए। आपने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, ऑब्वियसली डॉक्टर अप्लाई करते हैं, बट आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। आप असिस्ट करवाते हैं, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो आप कैसे असिस्ट करवाएंगे। Whenever traction is applied, counter traction must be used to achieve effective traction. Counter traction is the force acting in the opposite direction. Usually, the patient's body weight and bed position adjustment supply the needed counter action. देखें जी, एक चीज़ तो ये हो गई हमने ट्रैक्शन अप्लाई की, जब भी हमने ट्रैक्शन अप्लाई की तो उसके साथ साथ ज़रूरी है कि काउंटर ट्रैक्शन भी होना चाहिए आपका टू अचीव इफ़ेक्टिव ट्रैक्शन। जब आपने ट्रैक्शन अप्लाई की है तो उसके साथ काउंटर ट्रैक्शन होनी चाहिए, ताकि आप इफ़ेक्टिव ट्रैक्शन अपनी जो हमारा टारगेट है उसे अचीव कर सकें। अब जो काउंटर ट्रैक्शन होती है, बेसिकली काउंटर ट्रैक्शन क्या है, तो नाम से हमें समझ आ रहा है कि काउंटर ट्रैक्शन हमारी अप्लाई की हुई फ़ोर्स के ऑपोज़िट डायरेक्शन में होती है। और यूजुअली ये काउंटर ट्रैक्शन फ़ोर्स किस तरह प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट का अपना बॉडी वेट और बेड की पोजीशनिंग को और वेट को दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि वेट की ऑपोज़िट डायरेक्शन में पेशेंट का जो है बेड की पोजीशन की वजह से उसके ऊपर फ़ोर्स एक्सर्ट हो। ठीक है जी। तो एक चीज़ हो गई ट्रैक्शन जिसमें हमने फोर्स अप्लाई की, और दूसरी चीज़ हो गई हमारी काउंटर ट्रैक्शन। तो ये प्रिंसिपल हो गया। The following are additional principles to follow when caring for the patient interaction. सबसे पहले ज़रूरी है फोर्स के बारे में आपको पता हो, ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसको काउंटर ट्रैक किस तरह से करना है वो आपको पता हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, केयर प्रोवाइड करने के प्रिंसिपल्स हैं। Traction must be continuous to be effective in reducing and immobilizing fractures. Tractions जो हैं ये कंटिन्यू होनी चाहिए टू बी इफ़ेक्टिव इन, ताकि हम किसी भी फ्रैक्चर को इमोबाइल करना है या किसी भी फ्रैक्चर को रिड्यूस करना है, उसके लिए ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अब कंटिन्यूस का क्या मतलब है, कंटिन्यूस का ये मतलब है कि ऐसा ना हो कि आपने आज ट्रैक्शन अप्लाई की है, सुबह में ट्रैक्शन अप्लाई की है, अच्छा दोपहर में आपने उसका वेट रिमूव कर दिया, फिर शाम को आपने उसका वेट अप्लाई कर दिया, फिर आपने रात को उसका वेट रिमूव कर दिया। नहीं, जो आपने ट्रैक्शन अप्लाई की है, हाँ वेट की एडजस्टमेंट की जा सकती है, की जाती है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की कन्वीनियंस के लिए या पेशेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो आपने अपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। ठीक है जी, अपने पेशेंट को आपने काउंसिल करना है, उसे बताना है कि ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूसली अप्लाई करना ज़रूरी है। स्केलेटल ट्रैक्शन इज़ नेवर इंटरप्टेड, और जो स्केलेटल ट्रैक्शन हमने अप्लाई की होती है वही मतलब कि उसको इंटरप्ट नहीं करना, यानी बार बार उसका आपने वेट
बहुत फ्रीक्वेंट कम या ज़्यादा नहीं करना, वेट को रिमूव नहीं करना, और ख़्याल रखना है, उसकी केयर करनी है कि बार बार उसके साथ टकरा के नहीं गुजरना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। Weights are not removed unless intermittent traction is prescribed. वेट उस वक्त तक रिमूव नहीं करना जब तक इंटरमिटेंट ट्रैक्शन ना अप्लाई करने का प्रिस्क्राइब किया हो डॉक्टर ने। इंटरमिटेंट का क्या मतलब होता है बेटा? यही बात जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि आपने 2 घंटे के लिए रिमूव कर दिया वेट, उसके बाद 4 घंटे के लिए अप्लाई कर दिया, फिर 2 घंटे के लिए रिमूव कर दिया, 3 घंटे के लिए अप्लाई कर दिया, दिस इज इंटरमिटेंट। यानी लेकिन ये उस वक्त होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट को ज़रूरत है इंटरमिटेंट ट्रैक्शन की, तो ऑब्वियसली जो आपका पेशेंट है डॉक्टर उसके लिए प्रिस्क्राइब करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसके वेट को इंटरमिटेंटली रिमूव कर सकते हैं। Any factor that might reduce the effective pull or alter its resultant line of pull must be eliminated। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से जो या तो उसके वेट में प्रॉब्लम आ रहा है, पुल जो पुलिंग फोर्स है वो इफेक्टिव नहीं है, या फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपके पास वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है उस जितनी रिक्वायर्ड फोर्स है हमारी रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर वो अगर अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है ना जी। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स को हमने एलिमिनेट करना है। यानी अभी जैसे बताया था कि वेट को बार बार रिमूव नहीं करना, वेट के साथ आपने कोई और चीज़ उसके साथ अप्लाई नहीं कर देनी, और बेड की पोजीशनिंग जैसे आपको बताया कि काउंटर फोर्स करने के लिए आपकी बेड की पोजीशन बहुत ज़रूरी है, तो बेड की पोजीशन का आपने ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपकी जो है रिजल्टेंट जो फोर्स है रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर, रिक्वायर्ड बॉडी ऑर्गन के ऊपर, रिक्वायर्ड बोन के ऊपर वो अल्टर करें, उसे आपने ख्याल रखना है। The patient must be in good body alignment in the center of the bed when traction is applied। यानी ये ना हो कि एक साइड पे बेड के जो है ना पेशेंट लेटा हुआ है, नहीं, उसको प्रॉपरली सही पोजीशन में लिटाना है। रोप्स मस्ट बी अनऑब्स्ट्रक्टेड, जो रस्सियाँ इस्तेमाल करनी है, जो एक फोर्स वेट जो है उसके साथ हैंग करने के लिए और सारी ट्रैक्शंस को अप्लाई करने के लिए जो रोप्स इस्तेमाल की जा रही हैं वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए, यानी अननेसेसरी कहीं पे उनमें ट्विस्ट ना हो, कोई नॉट ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। वेट्स मस्ट हैंग फ्रीली एंड नॉट रेस्ट ऑन द बेड और फ्लोर, और जो वेट है, जो वज़न आपने उसके साथ अप्लाई किया है उसको फ्रीली मूव करना चाहिए, वो एयर में होना चाहिए, ना कि वो वज़न बेड के ऊपर रखा हुआ हो या ज़मीन के ऊपर रखा हो, क्योंकि ज़मीन के ऊपर रखा होगा या फिर बेड के ऊपर रखा होगा तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो जॉइंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होगी ना बेटा, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। नॉट्स इन द रोप और द फुट प्लेट मस्ट नॉट टच द पुली और द फुट ऑफ द बेड। जो नॉट्स हमने अप्लाई की हैं उनकी एक स्पेसिफिक जगह है, जो रोप है रोप के अंदर जो नोट्स हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक जगह है, वो पुली को टच ना करें और फुट ऑफ द बेड को टच ना करें। ये देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है, देखिए 5 पाउंड्स का वेट इस तरफ है, 10 पाउंड्स के जो वेट है उसका जो ये दोनों आपको वेक्टर्स दिखाए गए ना, 5 पाउंड का वेट, 10 पाउंड का वेट, नीचे देखें वेट हैंग किया हुआ है, एक पुली की तरह बना हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जा रही है, ये जो पिलो जहाँ पे लिखा हुआ है ना इस जॉइंट के ऊपर बेसिकली आपकी रिजल्टेंट जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है। अच्छा बेटा, मैं तो ऊंचा ही बोल रही हूँ, उसी आवाज में बोल रही हूँ निम्रा, हो सकता है कोई सिग्नल प्रॉब्लम हुआ हो थोड़ा सा। ओके जी, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ट्रैक्शन और रनिंग ट्रैक्शन। इट अप्लाइज द पुलिंग फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द बॉडी पार्ट रेस्टिंग ऑन द बेड। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट ट्रैक्शन। स्ट्रेट ट्रैक्शन कौन सी होती है? स्ट्रेट ट्रैक्शन और रनिंग ट्रैक्शन वो ट्रैक्शन होती है जो कि पुलिंग फोर्स अप्लाई करती है एक स्ट्रेट लाइन में। आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा है, देखें एक स्ट्रेट लाइन में जो है रेड कलर के एरो से आपको शो किया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में फोर्स है, उसके बाद एक पुली से रोप जो है वो घूम के नीचे की तरफ जा रही है और वहाँ पे हमने वेट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। सो
स्ट्रेट ट्रैक्शन या रनिंग ट्रैक्शन में फोर्स एक स्ट्रेट लाइन में एग्जर्ट हो रही होती है और जो बॉडी पार्ट होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है। बक्स एक्सट्रैक्शन ट्रैक्शन जो है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट ट्रैक्शन। सेकंड आ जाती है बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन। It supports the affected extremity of the bed and allows for some patient movement without disruption of the line of pull। देखें ऊपर वाली पिक्चर जो है उसमें बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है। क्या फ़र्क है दोनों में? पहले जो हमने स्ट्रेट ट्रैक्शन पढ़ी थी उसमें एक ही स्ट्रेट लाइन में फोर्स अप्लाई हो रही थी, जबकि इस पिक्चर में देखें बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन में कितने मल्टीपल जो है रोप्स इस्तेमाल हुई है, मतलब मल्टीपल वेक्टर्स हैं फोर्सेस के जो इस्तेमाल किए गए हैं। और जो पेशेंट है स्ट्रेट लाइन में जो भी बॉडी पार्ट था जिसको हमने इमोबिलाइज करना था या जिस पे हमने ट्रैक्शन अप्लाई की थी दैट वाज रेस्टिंग ऑन द बेड। लेकिन ये नाम से हमें पता लग रहा है सस्पेंशन। इसमें बेसिकली जो बॉडी पार्ट है दैट इज़ ऑफ द बेड, वो बेड से ऊपर होता है, ऑफ द बेड होता है और हैंगिंग पोजीशन में होता है, सस्पेंडिंग पोजीशन में होता है। और इस ट्रैक्शन में हम पेशेंट को थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं विदाउट डिस्ट्रप्शन ऑफ द लाइन ऑफ पुल। इसमें हम पेशेंट की मूवमेंट देखें, आप एक ऊपर जो आपको हैंडल सा नज़र आ रहा है वो बेसिकली पेशेंट की मूवमेंट के लिए ही लगाया गया है कि पेशेंट खुद से थोड़ा सा मूव कर सकता है, तो बेड के ऊपर ही थोड़ी सी अपनी जगह चेंज कर सकता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे पेशेंट को हमने मूवमेंट अलाउ की है। पिक्चर में आपको देखें मल्टीपल वेक्टर्स, सॉरी वेक्टर मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार। अच्छा, जो मल्टीपल वेक्टर्स अप्लाई किए गए हैं उनके साथ वेट्स अटैच किए गए हैं और फिर जो एक रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर है, वो जो सस्पेंडेड लेग है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्किन ट्रैक्शन। स्किन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में बी अप्लाई टू द स्किन। वो ट्रैक्शन जो कि स्किन को, ये तो सारे आपको बोन जॉइंट उसके लिए मैंने आपको बताया ना। समटाइम ऐसा भी होता है कि स्किन के ऊपर भी हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। जैसे अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है उसे इमोबाइल करने के लिए हम स्किन के ऊपर भी ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम स्किन ट्रैक्शन कहते हैं। ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इसके बाद आ जाती है स्केलेटल ट्रैक्शन। Traction may be applied directly to the bony skeleton. They are called skeletal traction। देखिए ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा, इससे पहले वाली तो जो ट्रैक्शंस है ना, देखें जैसे बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन हो गई या फिर आपकी स्ट्रेट ट्रैक्शन हो गई, इसमें भी आप बोन को, बोन इज़ अ पार्ट ऑफ स्केलेटन, आप बोन को अच्छा सारा, मैं थोड़ा और ऊंचा बोल बोल देती हूँ, बता दीजिएगा अब आवाज़ क्लियर है मेरी। मैं आपको ये बता रही थी कि जो हमने स्ट्रेट ट्रैक्शन पढ़ी और हमने जो सस्पेंडेड ट्रैक्शन पढ़ी, इन दोनों में भी ऑल दो हमारा फोकस स्केलेटन है, हम बोन्स के ऊपर ही वो ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, बोन्स को ही या फ्रैक्चर्ड पार्ट को ही इमोबाइल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद द स्केलेटन। लेकिन स्केलेटल ट्रैक्शन में ये होता है कि स्केलेटल ट्रैक्शन में हम डायरेक्टली जो है जो स्केलेटन होता है, बोन होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली हम लोग ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जबकि स्ट्रेट ट्रैक्शन और सस्पेंशन ट्रैक्शन में देखें हमने आउटर साइड ऑफ द बॉडी से ट्रैक्शन अप्लाई करके हमने जो है बॉडी पार्ट को या स्केलेटन को या बोन को आप कह लें, वो हमने सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन स्केलेटल ट्रैक्शन में पिक्चर से आपको समझ आ रहा है डायरेक्टली बोन के अंदर ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है हमने, ठीक है, सिर्फ आउटसाइड नहीं है, बोन के अंदर होल करके उसके पास हमने ट्रैक्शन अप्लाई की है। देखें ये एक मोबाइल स्ट्रिप है, फिक्सिंग स्क्रू है, ट्रैक्शन का पिन है, पिक्चर से मैंने आपको दिखाया हुआ है। सो स्केलेटल ट्रैक्शन वो ट्रैक्शंस होती हैं जो डायरेक्टली हम किसी भी बोन के ऊपर या स्केलेटन के किसी और हिस्से के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उन्हें हम स्केलेटल ट्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से स्किन के ऊपर जो अप्लाई की जाती है दैट इज कॉल्ड स्किन ट्रैक्शन। इसके बाद आ जाता है मैनुअल ट्रैक्शन। ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड विद द हैंड्स। मैनुअल नाम से हमें पता लग रहा है, this is temporary traction that may be used when applying
applying a cast, giving skin care under a box extension foam boot or adjusting the traction apparatus। अच्छा जी, एक मैनुअल ट्रैक्शन भी होती है, यानी हम अपने हाथों से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, ये टेम्पररी ट्रैक्शन होती है। उस टाइम पे हमें जो है अप्लाई करनी होती है, जब हम कास्ट अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम हमने मैनुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, स्किन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो बक्स एक्सटेंशन के ऊपर जो फुट को सपोर्ट करने के लिए एक फोम होता है, उसके अंडर हम केयर, अगर स्किन केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम हम मैनुअली उसे सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा ट्रैक्शन के अपरेटस हैं, जैसा वेट चेंज करना है या फिर वेट कम ज़्यादा करना है, या फिर वेट को यानी ऑब्वियसली यही है, वेट चेंज करना होता है या कम ज़्यादा करना होता है, यही ट्रैक्शन के अपरेटस है। या फिर कोई रोप जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसे हमने एडजस्ट करना है। और प्लस क्या हो सकता है, यही चीज़ें हैं। अगर यानी पूरे के पूरे आपका जो ट्रैक्शन अपरेटस है उसमें कहीं भी आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो हम मैनुअल ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। स्किन ट्रैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। स्किन ट्रैक्शन इज़ यूज्ड टू कंट्रोल मसल स्पैज़म एंड टू इमोबिलाइज एन एरिया बिफोर सर्जरी। देखिए मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ ऐसी हमारी इंजरी हुई है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई है, मसल स्पैज़म हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में बोन्स का इशू नहीं है, बोन्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हम स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। स्किन ट्रैक्शन अप्लाई की जाती है जैसे मसल स्पैज़म हो गया है उसे कंट्रोल करने के लिए, और कोई भी एरिया है उसे आपने सर्जरी से पहले इमोबाइल करना है। ठीक है जी, सर्जरी से पहले अगर हमने किसी एरिया को इमोबाइल करना है तो उसके लिए भी हम स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। Skin traction is accomplished by using a weight to pull on traction tape or on a foam boot attached to the skin. The amount of weight applied must not exceed the tolerance of the skin, no more than 2 to 3.5 kg, यानी 4.5 to 8 pounds of traction can be used on an extremity. Pelvic traction is usually 4.5 to 9 kg, यानी 10 to 20 pounds depending on the weight of the patient। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ स्किन ट्रैक्शन आ जाती है, स्किन ट्रैक्शन के साथ भी हमने वेट अप्लाई करना है। जो ज़ाहिर है स्किन को भी प्रिवेंट करने के लिए हमने एक फोम का बूट यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो स्किन के साथ अटैच होता है ताकि आपकी स्किन की डैमेज ना हो। बेटा मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ और काफ़ी स्टूडेंट को मेरी आवाज़ क्लियर है, शायद आप लोगों का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है अक्सर, तो उसे रिफ़्रेश कर लें बेटा। स्किन ट्रैक्शन के साथ जो वेट अप्लाई करना है, स्किन केयर का ख्याल रखना है, स्किन जो है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने फोम बूट अप्लाई करना है। प्लस जो अमाउंट ऑफ वेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचें, बिल्कुल एक अंडरस्टैंडेबल बात है, बिल्कुल क्लियर बात है कि जो हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं बोन के साथ, स्केलेटन के साथ, सो जाहिर है स्केलेटन का तो एक अपना, बोन के अंदर तो अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी रखी है ना, स्किन के मुकाबले में जो बोन है उसका तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो हमारी बॉडी का भी वेट टॉलरेट कर रही होती है, लेकिन स्किन तो इतना वेट टॉलरेट नहीं कर सकती। सो जब हमने स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो हमने वेट का बहुत ख्याल रखना है। 4.5 से 8 पाउंड तक वेट की एक रेंज है। अगर किसी एक जैसे एक्सट्रीमिटी पे, जैसे टांग है, बाजू है, उस पे आप अगर एक स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इससे ज़्यादा वेट एक्सीड नहीं करना है। और उसके अलावा जो पेल्विक बोन है हमारी, अगर पेल्विस एरिया पे ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है तो आप सबको पता है वो अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी का जो है वो फीमर बोन हमारी वो वज़न उठा रही होती है, वो एक स्ट्रेंथन बोन है, अच्छी हैवी बोन होती है वो हमारी। सो ऑब्वियसली पेशेंट का वेट है उस कितना है, कितना ज़ाहिर है वेट होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी फीमर बोन उतनी ही मजबूत होगी और उसका वेट उठाने के काबिल होगी। सो यूजुअली 10 से 20 पाउंड तक का वज़न है जो हम अगर पेल्विक एरिया पे स्किन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ हम इतना वेट जो है वो वेट पेल्विक बोन हमारी या पेल्विक एरिया उसे टॉलरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा वेट एक्सीड नहीं करना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन यूज्ड फॉर एडल्ट्स इंक्लूड बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन अप्लाई टू द लोअर लेग, द सर्वाइकल head halter occasionally used to treat neck pain, and the pelvic belt sometimes used to treat back pain। ओके ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है जी?
अच्छा जी। टाइम भी आज इतनी जल्दी गुजर गया। स्किन ट्रैक्शन, जो टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन है डिफरेंट जो एडल्ट्स में यूज़ होती हैं, उसमें बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है, ठीक है, जो कि अप्लाई की जाती है टू द लोअर लेग। सर्वाइकल हेड होल्टर, जो कि नेक पेन को ट्रीट करने के लिए अप्लाई की जाती है। और पेल्विक बेल्ट्स होती हैं जो कि बैक पेन को ट्रीट करने के लिए अप्लाई की जाती हैं। ये सब स्किन ट्रैक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनका आपको एटलीस्ट नाम ज़रूर पता होना चाहिए और यूज़ ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है जी। बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन विच इज़ अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, ये यूनिलैटरल भी अप्लाई हो सकती है, बाईलैटरल भी अप्लाई हो सकती है। ये एक स्किन ट्रैक्शन है जो कि लोअर लेग के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। द पुल इज एक्सर्टेड इन वन प्लेन व्हेन पार्शियल और टेम्पररी इमोबिलाइजेशन इज डिजायर्ड, जहाँ पे हमें पार्शली थोड़े टाइम के लिए जी बेटा सारा, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन की पिक्चर मैंने हाँ जी, ये रही बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन की पिक्चर, देखें। ये बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन की पिक्चर है। ये एक फोम का बूट पाँव के नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ ये जो रैप्स किए गए हैं, दिस इज स्किन ट्रैक्शन। आपने पहले जो पिक्चर्स देखी हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन देखा, वो इस तरह की नहीं है ना, ये आपकी स्किन ट्रैक्शन है और इसके साथ वेट अटैच हुआ हुआ है, ठीक है सारा। दिस इज बक्स एक्सटेंशन। ओके, बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन जो है यूनिलैटरल बाईलैटरल हो सकती है और लोअर लेग के लिए हम यूज़ करते हैं। पुल इज एक्सर्टेड, मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें एक इसको टेम्पोरेरीली जब हम मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर बिफोर सर्जिकल फिक्सेशन। देखिए मैंने आपको बताया ना कि पार्शली थोड़े टाइम के लिए, यानी अगर हमने प्लान किया हुआ है कि हमने सर्जरी करनी है, सर्जिकली हमने फीमर बोन को फिक्स करना है, तो हम इमोबाइल उस वो जो फ्रैक्चर्ड एरिया है उसको इमोबाइल करना भी ज़रूरी है ना उस वक्त तक, तो उसको इमोबाइल करने के लिए हम बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये लेग्स के ऊपर अप्लाई होती है। बिफोर द ट्रैक्शन इज अप्लाइड, केयर बहुत ज़रूरी है। ट्रैक्शन अप्लाई करने से पहले नर्स की जिम्मेदारी है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स कि वो स्किन को इंस्पेक्ट करेगी सबसे पहले तो अब्रेशंस के लिए, किसी किस्म का। देखिए अब्रेशन चेक करना क्यों ज़रूरी है बेटा जी, इसलिए कि एक तो जब हम कास्ट, हर चीज़ में मैं बताती हूँ कि अब्रेशन चेक करने, स्किन अब्रेशंस, कास्ट अप्लाई कर रहे हैं, ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फर्दर आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। एक तो ये नुकसान है, इसलिए हमें स्किन पे अब्रेशंस को पहले चेक करना होता है। और दूसरा, अगर हम इन्हें इग्नोर कर देंगे तो ये फर्दर इस हो सकता है कोई ये इन्फेक्शन की वजह से अब्रेशन हुआ हुआ और हमने उसको अगर इग्नोर कर दिया तो वो फर्दर स्किन को इन्वॉल्व करता जाएगा और इन्फेक्शन को जो है वो पूरी बॉडी में भी स्प्रेड कर सकता है। और इसके अलावा सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, वही वहाँ पे पहले से चेक कर लीजिए कि वहाँ उस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन कितनी अच्छी है। अच्छा, सारा का कुछ क्वेश्चन है। मैम मैंने एक ऐसी ट्रैक्शन देखी है लेकिन उसमें ब्रिक लगी हुई थी वेट की। जी सारा, यू आर राइट, हो सकता है ब्रिक लगी हुई हो, जस्ट क्योंकि वेट है ना। वैसे तो खैर मैंने आज तक ब्रिक्स नहीं देखी। आपने ब्रिक्स कहाँ देखी थी? आई I मीन क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है आज तक, या प्राइवेट हॉस्पिटल का था या फिर CMHs का एक्सपीरियंस है मेरा, तो वहाँ तो हमेशा मैंने वेट ही देखा है। लेकिन आप ब्रिक कह रही हैं तो ब्रिक हो सकता है अप्लाई की गई हो, क्योंकि रीज़न तो है वेट अप्लाई करना ना उसके साथ, तो ये रीज़न हो सकता है, वेट अप्लाई किया हुआ होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सर्कुलेशन भी आपने चेक करनी है। इसके अलावा स्किन और सर्कुलेशन ऑब्वियसली हेल्दी होंगी तो ही ट्रैक्शन अप्लाई जो हम कर रहे हैं वो उसको टॉलरेट कर सकेगी। द एक्सट्रीमिटी शुड बी क्लीन एंड ड्राई बिफोर द फोम बूट और ट्रैक्शन टेप इज अप्लाइड। स्किन जो है आपकी क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, अदरवाइज ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन की टेप है वो उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई नहीं होगी। To apply bucks traction, one nurse elevates and support the extremity under the patient's heel and knee, while another nurse places the foam boot under the leg, while with the patient's heel in the heel of the boot। देखें बक्स ट्रैक्शन जब हमने अप्लाई करनी है तो दो नर्सेज हैं, वही मैनुअल ट्रैक्शन यहाँ पे लग रही है। पहले नर्स जो है वो उसको एलिवेट करेगी। आप सबको पता है एक हाथ, कभी भी आप जनरली भी अगर आप आई मीन अगर आप जनरली भी उसको
सपोर्ट करते हैं किसी टांग को, तो यही तरीका होता है। एक हाथ हील के नीचे रखा जाता है, एक नी जॉइंट के नीचे रखा जाता है। इस तरह से आप पूरी लेग को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लोअर लेग को, उसे एलिवेट करते हैं। और ये जो आपकी बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन होती है, ये मैंने पिक्चर में आपको दिखाई, ये पूरी फॉर्म्ड होती है बेटा जी। देखें ये पूरा आपको बूट टाइप नज़र आ रहा है, लेग और पाँव बना हुआ, ये पूरी एक फॉर्म्ड होती है। इसको आपने जो है यानी फुट को सिंपली उसके अंदर प्लेस कर देना होता है। दूसरी नर्स जो है उसको पूरा प्लेस कर देती हैं और फिर उसके साथ हमने वेट अप्लाई करना होता है। टाइम काफ़ी हो गया है, हम पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। सारा मैम मेरे सिस्टर के हस्बैंड को लॉकडाउन की वजह से घर में लगी थी, हॉस्पिटल वालों ने लगा के भेजी थी, उनके पास कोई चीज़ नहीं होगी। ये जी हाँ फैसल, यू आर राइट, सारा यू आर राइट। यही मैंने आपसे कहा कि वो मकसद होता है वज़न, वेट उसके साथ अप्लाई करना है ना, तो वेट तो किसी भी चीज़ से हो सकता है बेटा जी, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक अप्लाई की होगी। चलें अब जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए, और एक स्टूडेंट सिर्फ एक बार प्लीज़ अपना रोल नंबर लिखे, बार बार नहीं। अब अटेंडेंस मार्क करवाएं जल्दी से। अट्ठाईस मारिया अब्दुल्ला प्लीज नंबर, मोहम्मद साद, नंबर 10। सारा मोरिस को पनिशमेंट मिलेगी। सारा ने आज 2 मरतबा रोल नंबर बताया ना अपना, आपको पनिशमेंट मिलेगी अब। जुनैरा 50, जुनैरा, अच्छा जी। जुनैरा के बाद बीनिश सर्वर 9 पे हैं, बीनिश सर्वर, ओके। बीनिश के बाद मोहम्मद तलहा है, ओके जी। तलहा के बाद, तलहा के बाद फरवा है 11 पे। फरवा आप कम कम क्लासेस लेती हैं मेरी। अक्सा 53, या मुझे नाम याद नहीं हुआ अभी। 53 अक्सा, मुझे तो वैसे बच्चों को देख के बड़ी मुश्किल से नाम याद होता है, बिना देखे तो। 31 निमरा, और माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं। निमरा, कुर्रतुलैन 32, आयशा कुर्रतुलैन है 32 पे, अच्छा जी। कुर्रतुलैन 32 पे, आयशा कौन सी आयशा है, कौन सा ब्यूटी 60, निसा 23 पे है, फिजा 52 पे हैं, सनानाज 51 पे हैं, ओके। निमरा 30 पे हैं, निमरा जावेद, आयशा, आयशा फिर 2 मरतबा लिखा है। आयशा तो हैं भी बहुत सारी ना, सिर्फ आयशा आयशा आ रहा है, रोल नंबर नहीं बता रहे हो। नहीं, आयशा की अटेंडेंस हो गई है, आयशा ने भी 2 मरतबा लिखा है, आयशा को भी पनिशमेंट मिलेगी। खानसा बीबी 16, महकुन्निसा 23, 13, 38, रुकैया सनानाज की पहले ही हो चुकी है अटेंडेंस। आयशा, जी आयशा आपकी हो गई है बेटा। फैसल 25 पे हैं, फैसल तो आई थिंक यस। इसके बाद मारिया है, मारिया, मारिया माहीन,
देन सारा 41 पे सायरा मुंशी। ओके, जॉन 14 पे है। अनीला 11, सारा मौर्य। अच्छा जी, आपने नहीं बोली सारा, मेरे पास तो शो हो रही है। रोल नंबर 9 बिनिश, बिनिश सरवर। आपकी भी टर्न, आपने भी 2 बार बोला, आपको ही पनिशमेंट मिलेगी। रामीन 34 पे है। रामीन, आयशा ने तो बोली है, आयशा को भी मिलेगी पनिशमेंट। 37 पे है रिदा। ओके जी, सना हो गई आपकी अटेंडेंस। 3 बार तो बोल चुकी हैं आप। रिदा, रिदा अहमद आपकी भी हो चुकी है, फिर बार बार बोल रहे हैं। सना नाज 51, कहाँ जाना है सना? ठीक है, मैं डाल देती हूँ। हाफिजा फरवा, हाँ बेटा मैं यही आपसे कह रही हूँ, शायद मुझे अभी नाम नहीं इतने ज़्यादा बच्चों के याद हुए ना, इसलिए। 24 पे हैं मुनीबा। ओके जी, अब काउंट कर लें ज़रा। हदीका आसिफ, हदीका आपकी अटेंडेंस बेटा मैं देख लेती हूँ, मैंने मार्क की है। रोल नंबर क्या है हदीका? हदीका हाँ, हो गई है बेटा, हदीका आपकी हो गई है। चलें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अटेंडेंस सबकी हो गई है। आपकी तसल्ली के लिए नाम सुन लीजिए, जो स्टूडेंट एब्सेंट है अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो बता दीजिएगा। अमारा तैयब, अक्सा, अरूज फवाद, मदीहा फातिमा, महानूर, मोहम्मद यासिर। यासिर भी नहीं नज़र आ रहे आजकल, क्या बात है, क्लास नहीं ले रहे वो। नरजिस फातिमा, राबिया हसन, रसब, रसब ने भी शुरू शुरू में मेरी क्लासेस ली हैं, उसके बाद रसब भी नहीं नज़र आ रहे। आई थिंक ये मेल ही है ना, रसब उमैर, रसब उमर सुहेल, रिदा तनवीर, सबा परवेज़, साफ़िया, साफ़िया भी मेरी क्लास लेती हैं, आज साफ़िया भी नहीं है क्लास में। और जी शबाना असगर आपकी अटेंडेंस हो गई है। और जी शहबाज, समर, समर भी क्लास लेती हैं, समर भी नहीं है मेरी क्लास में। ज़ेबुन्निसा भी नहीं है मेरी क्लास में, वो भी मेरी क्लास लेती हैं। ज़ैनब रिजवान भी लेती हैं, वो भी नहीं है। ज़ैनब शब्बीर और माहम, माहम आपकी अटेंडेंस चेक करती हूँ मैं। माहम आपकी अटेंडेंस हो गई है। समर, तो समर आपने अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क करवाई पहले? कहाँ है समर का नाम? समर, समर अभी तो लिया था, ये रहा। चलें जी, होगी समर आपकी अटेंडेंस। अच्छा, अब आप कहेंगे देखो हम एक दफ़ा जो बोलते हैं वो मैम हमारी अटेंडेंस नहीं मार्क करती है ना। शायद मिस हो गया होगा बीच में से। चलें, हो गई है, बहरहाल मार्क कर दी है मैंने अटेंडेंस। अच्छा नफीसा, ठीक है। तलहा, मैम रसब उमर लड़की है और वो छोड़ गई है, एम कैट की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा ठीक है, ओके। जैनब रिजवान का भी नेट चला गया है। चलें जी ठीक है, 11 बज रहे हैं, आपके नेक्स्ट टीचर ज्वाइन कर लेंगे। कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो पूछ सकते हैं। और बाकी जो पढ़ाती हूँ उसे ध्यान से सुना करें, ठीक है जी। और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।